अब आपके सामने एक नई चुनौती समझने को आ गई कि 35A है क्या। ये जो 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से आ रहा है और जो चोरी छिपे 35A को ले आया, अगर आप मूल संविधान में देखोगे, संविधान की कोई पुस्तक उठा लो तो आपको 35A नहीं दिखेगा। ये क्या है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं 35 क्या है, आर्टिकल 35 क्या है। सबसे पहले तो हम लोग आर्टिकल 35 के बारे में पढ़ेंगे, तभी तो हम लोग जान पाएंगे कि 35A है क्या। ठीक है, यहां पर 35 आर्टिकल ये कहता है कि जो मूल अधिकार है उनके संरक्षण के लिए संसद के पास विधि बनाने का अधिकार है। यह आर्टिकल 35 कहता है। ठीक है, अब भैया ये क्या है आर्टिकल 35? नया पेज क्या आ गया ये? देखो सुनो, जैसे कि सपोज कीजिए अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, तो कोई व्यक्ति समाज में इससे ग्रसित है तो वो अपने तख्ता थोड़ी लटका के घूमेगा कि भाई देखो अस्पृश्यता का अंत हो गया है और मैं अब तुम मुझे छू सकते हो। दूसरे वाला भी कहेगा कि तू अपना तख्ता भी दूर रख और हमसे भी दूर रहे, तो हमको तो तुझे छूना ही नहीं है। तो अगर जो आपको अस्पृश्यता का अंत करना है उसके लिए आपको कुछ विधि बनानी पड़ेगी, कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। उन कानून बनाने का अधिकार संसद को आर्टिकल 35 देता है। ठीक है, अब 35 के अंतर्गत आया 35A। अब 35A क्या कहता है कि ऐसी कोई भी विधि जो यहाँ पर 35 में लिखी गई है वो 35A के तहत J&K में लागू नहीं होगी, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगी। सही, जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ विशेष होगा, जैसे कि यहाँ की जो सभा है वो परमानेंट सिटीजन कौन होगा उसका विचार विमर्श वह स्वयं करेगी। ठीक है, 35A के तहत यहाँ का परमानेंट सिटीजन कौन होगा इसका विचार भी कौन करेगी? वहां की सभा करेगी। जो परमानेंट सिटीजन होगा उसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे, कुछ स्पेशल एक्ट्स दिए जाएंगे जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि जो परमानेंट व्यक्ति है वही वहां पर जमीन खरीद सकता है तथा वही वहां पर वारिस हो सकता है प्रॉपर्टी का, और कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर SC ST में से SC को आरक्षण मिलेगा परंतु ST को आरक्षण नहीं मिलेगा। नौकरियों पे भी कुछ व्यक्तियों का ही कब्जा होगा जो वहां के परमानेंट सिटीजन होंगे। बाहरी व्यक्तियों को नौकरी पर वहां पर नहीं रखा जा सकता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पहले का एग्जांपल है, आपका तो खैर ऐसा नहीं है, अब तो सब कुछ बदल गया। पहले का अगर आप देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी छात्र जो है वो यहाँ पर आकर पढ़ सकता था, तो नौकरी किसी भी भारत के हिस्से में ले सकता था। परंतु दिल्ली का कोई रहने वाला व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर पहले 5 अगस्त से पहले नौकरी नहीं ले सकता था, क्योंकि उनके यहाँ पर 35A था। ठीक है, यहाँ पर ऐसे प्रावधान किए गए। हालांकि एक प्रावधान ये भी था कि अगर जो कोई भी महिला, अच्छा ये क्यों किया गया, जम्मू एंड कश्मीर से बाहर जाकर शादी करती है तो उसके बच्चे तथा उस महिला का यहाँ की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होगा, अर्थात ये वारिस नहीं होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो 2002 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने इसको परिवर्तित कर दिया, बदल दिया इसको हाई कोर्ट ने। ठीक है, अब यहाँ पर आरक्षण कैसे होगा, महिलाओं को अधिकार होगा नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों किया गया? यहाँ पर जब 35A लाया गया तो इसमें मंशा थी कि कहीं जो पुरुष है यहाँ पर आके इन महिलाओं को अपने झांसे में ना फंसा ले, और जब ये झांसे में फंसा लेंगे तो कहीं जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज ना हो जाए, ताकि जनमत संग्रह जब होगा तो यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होके वहां पे कुछ दिक्कत आ जाएगी। अब देखो कहाँ की सोच रहे, जनमत संग्रह की सोच रहे, जनमत संग्रह तो होने नहीं वाला है यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर किया गया। तो ये था 35A, और कब आया तो 1954 में लाया गया, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। ठीक है,
अब यहाँ पर 1962 में चीन का युद्ध हुआ। चीन के युद्ध होने के बाद 1964 में नेहरू की मृत्यु हो चली। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में बातचीत होनी थी, नजरबंद थे खैर शेख अब्दुल्ला, उधर कांग्रेस की सरकार बनी थी JNK में, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि उनसे मीटिंग होने वाली थी, लेकिन 1964 में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु नहीं, उनकी मीटिंग नहीं हो पाई और जो नेहरू है वे चले गए। फिर यहाँ पर एक युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध, आप सभी जानते होंगे। उस पाकिस्तान के युद्ध में हम लोगों ने विजय हासिल की। उसके बाद यहाँ पर पंडित नेहरू की जगह पर शास्त्री जी आए, आप सभी जानते होंगे। और जब शास्त्री जी यहाँ पर आए तो इन्होंने बहुत सारे संविधान संशोधन कर दिए। संविधान संशोधन क्या कर दिए? 1964 में आगे चलकर, खैर 1964 में तो जो पंडित नेहरू थे वे यहाँ पर चुनाव आयोग को ले आए और साथ ही साथ में ये कहा कि 1964 में ही 1954 में जोड़ रहे हैं। अच्छा, 1954 जो मैंने आपको बताया 35 ऐड हुआ है, उसी में बार बार संशोधन होंगे, ठीक है, अमेंडमेंट्स होंगे। तो इसमें 1964 में एक संशोधन हुआ, उसमें आर्टिकल 356 को भी JNK में अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। JNK में आर्टिकल 356 को भी इसमें अप्लाई कर दिया गया। अच्छा, मैं JNK कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी बात करना चाहता हूं बस। JNK के अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो यहाँ की प्रस्तावना, यहाँ की प्रस्तावना जो है इसमें लिखा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये प्रस्तावना में लिखा गया है। तथा यहाँ के अगर आर्टिकल मैं बात करूं आर्टिकल 3 की, तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में ये कहा गया है, आर्टिकल 3 कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और आगे आने वाले समय में रहेगा। ऐसा JNK के संविधान में आर्टिकल 3 में कहा गया है। हालांकि आर्टिकल 92 जो है यहाँ पर राज्यपाल का शासन को व्यक्त करता है। ये कहता है कि अगर कोई भी सरकार संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये नहीं चला पा रही है तो राज्यपाल का शासन लगेगा और इसका अधिकतम सीमा 6 महीने के लिए होगी, ठीक है। लेकिन 1964 के संशोधन के तहत यहाँ पर आर्टिकल 365 को भी जोड़ दिया गया। आप सभी जानते हो 365 स्टेट इमरजेंसी है, यानी कि राज्य में आपातकाल जब लगाया जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत ही लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद खैर यहाँ पर शास्त्री जी आए और शास्त्री जी ने भी यहाँ पर दबा के बहुत सारे यहाँ पर संशोधन कर दिए। अब उन संशोधन में क्या था भैया जो शास्त्री जी ने किए? यहाँ पर 1965 में शास्त्री जी ने एक संशोधन किया और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया, CM कर दिया और यहाँ के रियासत के प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल अर्थात गवर्नर कर दिया, ठीक है। अब भी आप लोग CM और गवर्नर के रूप में वहां पर जानते होंगे। पहले इनको राज्यपाल को सदर ए रियासत कहा जाता था और प्रधानमंत्री को यहाँ पर इस समय मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। और ये संशोधन हुआ 1965 में। किसने किया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी भी इसके बाद चले गए। उसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार आई। 1966 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो खैर यहाँ पर कांग्रेस गिरने ही वाली थी, ढुलमुल रवैये में चल रही थी। इंदिरा गांधी ने सपोर्ट लिया दूसरी पार्टियों का, जिससे यहाँ पर सरकार इंदिरा गांधी की टिकी रही। इस समय शेख अब्दुल्ला फिर से वही चल रहे हैं, ढुलमुल रवैये पे हैं, इसलिए उनको दक्षिण भारत में एंजॉय करने के लिए भेज दिया गया था। नजरबंदी थे घर में, उनको कहा गया था कि आप यहाँ की वादियों को देखिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, एम करिए, लेकिन भारतीय राजनीति में ज्यादा हिस्सेदारी मत कीजिए। अब जब यहाँ पर 71 में चुनाव हुए तो उस समय आपको याद होगा कि युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का।
तो भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने फिर से एक बार गलती कर दी, हमारे ऊपर हमला कर दिया। बेसिकली बंगाल में मुक्ति वाहिनी का मोर्चा चल रहा था, क्योंकि उधर बांग्ला भाषी थे और उधर उर्दू भाषी थे। अगर हमें ये ईस्ट पाकिस्तान है और ये वेस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान में यहाँ पर ये उर्दू भाषी है और ये बांग्ला भाषी है। तो इस बार चुनाव में इनका बांग्ला भाषी का बहुमत आ गया, परंतु वहां के लोगों ने इसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अब यहाँ पर भारत की बात आई। भारत, इंदिरा गांधी ने मानिक शाह को बुलाया, मानिक शाह को कहा गया कि भाई चलो युद्ध करो। तो मानिक शाह ने कहा कि देखो मैडम, आप अभी रुक जाओ, थोड़ा सा युद्ध अभी नहीं कर सकते, गर्मियों का टाइम युद्ध करने के लिए सही नहीं रहता, सर्दियों के टाइम पे करेंगे, क्योंकि इधर पहाड़ है तो पहाड़ों पे बर्फ जम जाएगी, तो इधर का मोर्चा हमारे पास क्लियर हो जाएगा, ताकि हम लोग अपने रिसोर्सेज को बांग्लादेश में इस्तेमाल कर सकें, ईस्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकें। तो इन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा ही कर लो। तो दिसंबर में पाकिस्तान की सेना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। जैसे अटैक किया तो बहाना मिला हमको, और हमारी सेना ने मुक्ति वाहिनी की वहां पर मदद की और एक नए देश को जन्म दिया, जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। पूरे भूभाग के इस एरिया में बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस पे किसी दिन और चर्चा करेंगे, बीच में आया तो मैंने बताया थोड़ा। तो यहाँ पर जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो उसी समय शेख अब्दुल्ला ये बनाकर रखे थे अपनी नीति को कि पाकिस्तान अगर इस युद्ध में जीत गया तो कश्मीर की डिमांड करेगा, फिर से कश्मीर की डिमांड करेगा, तो इसका मतलब मेरे साथ भी नेगोशिएट होगा, तो मैं कुछ ज़्यादा हिस्सा कश्मीर का ले पाऊंगा। ये सत्ता में रहे हुए बहुत दिन हो गए, सत्ता में वापस जा पाऊंगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन जब वे हार गए पाकिस्तानी, तब शेख अब्दुल्ला को अक्ल आई और कहने लगे कि यार इस महिला ने तो पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, अब पाकिस्तान खुद ही बड़ा परेशान है, वो मेरी मदद क्या करेगा। इसलिए शेख अब्दुल्ला इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे, और यहां पर इंदिरा गांधी की तरफ से आपने सुना होगा जी पार्थ सारथी, बड़े डिप्लोमेट हैं, बहुत अच्छे, न्यूज चैनल पे भी आप लोगों ने उनको देखा होगा। इंदिरा गांधी की तरफ से ये आए, तथा शेख अब्दुल्ला की तरफ से जो इनके जिगरी यार थे बेग साहब, वे गए। इन दोनों के बीच में बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद जो भी इनके बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग बनी, फिर फाइनल रूप में इंदिरा गांधी और अब्दुल्ला के बीच में बातचीत हुई। ठीक है, जब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातचीत हुई तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर अब्दुल्ला को साफ चेता दिया कि अगर तुम्हारे झंडे की वजह से हमारे तिरंगे, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का अपमान होता है, तो हमारे पास राजनीतिक एवं सैनिक शक्तियां उपलब्ध हैं कि हम उस कंडीशन का सामना कर सकें, इसलिए आप लोग ध्यान से कार्य कीजिएगा। हालांकि अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में बढ़िया से वक्तव्य चले, और इसी समय अब्दुल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में कहा कि अब जनमत संग्रह की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, ये बहुत दूर का किस्सा हो चला है। तो इसका मतलब जनमत संग्रह नहीं कराना चाहता अब्दुल्ला। लेकिन इंदिरा गांधी भी खैर इस बात में थोड़ी नर्म हुई, सॉफ्ट हुई कि चलिए अगर शेख अब्दुल्ला यहाँ से बात करना चाहता है तो उससे बात की जाए। अब शेख अब्दुल्ला को वहां पर वापस में सत्ता का स्वाद चखने को मिला, और ये यहाँ के मुख्यमंत्री इस बार बन गए। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तो पोस्ट ही खत्म हो चुकी है, नाम बदल दिया गया है, उसको प्रधानमंत्री का सीएम कर दिया गया है 1965 के संशोधन के द्वारा शास्त्री जी ने। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1975 में ये दोबारा से शेख अब्दुल्ला जो है सीएम बने। 1982 तक ये रहे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, और शेख अब्दुल्ला की जैसे मृत्यु हुई 1942 में, तो इनके पुत्र जिनका नाम था फारूक अब्दुल्ला, ये भी राजनीति में यहाँ पर रहते हैं, तो इनको सीएम बनाया गया। अब शेख अब्दुल्ला 1982 तक रहे, इनकी मृत्यु हो गई है 1982 में। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के सीएम बने। उसके बाद 1984 में आप लोग जानते भी होंगे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी की जगह पर राजीव गांधी बने यहाँ पर हमारे पीएम। अब दोनों के दोनों नए थे, हमने सोचा कि यहाँ पर रिश्तों में नई मिठास आएगी सीएम और पीएम के बीच में।
फारूक अब्दुल्ला जब यहाँ पर मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने क्या काम किया 2002 के इलेक्शन में, इन्होंने कहा, एक स्वायत्त प्रस्ताव पारित किया और इन्होंने कहा कि 1953 की कंडीशन को वापस बहाल किया जाए। 1953 याद कीजिए आप, ये वही कंडीशन है 1953 का, 1953 का, जिस समय पर 35A को ऐड नहीं किया गया है। ये कहते हैं कि या तो ज्यादा से ज्यादा 1935 की कंडीशन को बहाल किया जाए, क्योंकि उस समय पर इनके पिता वहां पर मौजूद थे जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति में, उनको बर्खास्त नहीं किया गया था कर्ण सिंह राजा के द्वारा। लेकिन ये कहने लगे कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपको करना है तो 1954 तक की कंडीशन को अप्लाई किया जाए, जहां पर 35A भी उपलब्ध होगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा 2002 के इलेक्शन जीतने के बाद। हालांकि इससे पहले यहाँ पर राजीव गांधी 1919 में जब थे, 90 में सॉरी, तब यहाँ पर आपके यहाँ पर एस्फा J&K लाया गया था। एस्फा एक अलग से कानून होता है, उसके लिए भी एक अलग से हम लोग चर्चा रख लेंगे किसी दिन अगर टाइम मिला तो। ठीक है, अब ये था पूरा इतिहास, और इतिहास के साथ साथ हमने इसके संविधान निर्माण में भी देखा कि किस प्रकार ये सहायक हुई। अब आते हैं 5 अगस्त 2019 की बातों में। 5 अगस्त 2019 में आप लोग सभी जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक बिल लाया गया था। अब ये बिल आया कैसे, क्योंकि आप लोग मुझे लगता है पूरी तरह समझ गए हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 क्या था, 35A किस प्रकार से आया और किस प्रकार से शेख अब्दुल्ला या फिर उसकी फैमिली का कंडीशन आगे चले। चलिए देखिए, यहां पर सबसे पहले एक चुनाव हुए। इस चुनाव में पीडीपी की सीट आई और बीजेपी की सीट आई। बीजेपी ने जम्मू की सभी सीट और लद्दाख की सभी सीट पर अपना वर्चस्व जमाया, और पीडीपी ने वैली यानी कि जो कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी जो है, उसकी सीटों पर अपना वर्चस्व जमाया। अब बीजेपी एक ऐसी स्थिति में आ गई कि बीजेपी की बिना किसी की सरकार बन ही नहीं सकती। ना ही महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी की सरकार बन सकती, ना ही उमर अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की सरकार बन सकती। तो अब यहां पर अच्छा 111 सीट है टोटल, इसमें आप सभी को पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पर टोटल इस समय बच्चों 111 सीट है इसमें। ठीक है, और 111 सीटों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, 46 सीट कश्मीर को दी जाती है, वैली को 46 वैली, 37 जम्मू के लिए है। ठीक है, और 37 जम्मू के साथ साथ यहाँ पर 4 सीटें लद्दाख के लिए रखी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर इनका डिवीजन किया जाता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं टोटल यहाँ पर किस प्रकार से बना है। ये वैसे बेसिकली 87 हो जाएगा है, ये 46 और 7 अगर आप 4 तो 11, ये हो गया टोटल 50, 60, 70, 80, तो 87 सीट टोटल यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया टोटल 111 है, तो 87 सीट प्लस 23 सीटें यहाँ पर खाली छोड़ी जाती हैं और 2 में नॉमिनेट किया जाता है। हाँ, 2 में नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, सॉरी 87 होगी ना, 24 सीटें खाली छोड़ी जाती हैं। 2 में नॉमिनेट होती है महिलाएं। इस प्रकार से यहाँ पर सीटों का बंटवारा होता है। तो वैली में ज्यादातर सीटें पीडीपी ने जीती, इधर बीजेपी में जम्मू एंड लद्दाख की सीट जीत गई। तो जम्मू और यहाँ पर अब एक ऐसी सीट बनेगी, एक ऐसा सरकार बनेगी जिसको मैं गठबंधन की सरकार कहूंगा, और ये पीडीपी और बीजेपी ने एक सरकार बना ली। ठीक है, यहाँ पर एक सरकार बनाई गई और एक राज्यपाल को नियुक्त कर दिया गया जिनका नाम था सत्यपाल मलिक। आप लोग गौर फरमाइए कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट को नियुक्त नहीं किया जा रहा है, सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया जा रहा है, जो बीजेपी में पहले रह चुके हैं और बीजेपी के एक प्रमुख नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय सत्ता जोड़ी जा रही थी, उनको स्पेशल प्रोविजन दिए जा रहे थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां पर गए श्रीनगर में झंडा फहराने, तो उनको वहां पे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी में ही शहीद हो गए, मर गए।
तो बीजेपी वाले नारा लगाते हैं कि जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो अब से मतलब यहाँ पर ये घटनाक्रम चलने वाला है। अब सत्यपाल मलिक ने यहाँ पर एक आदेश निकाला या एक एडवाइस निकाली। किसके लिए एडवाइस थी? तो सरकार के लिए एडवाइस थी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, केंद्र के लिए। 20 जून 2018 को यहाँ पर एक सिफारिश की गई, 20 जून 2018 को, कि मुझे लगता है कि इस बीडीपी और बीजेपी की सरकार सही से नहीं चल पा रही, क्योंकि बीजेपी ने इस तारीख को अपना जो समर्थन है पीडीपी से वो वापस ले लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग यहां पर राज्यपाल शासन लगा दीजिए, सिफारिश ऐसी कर दी, ठीक है। और आप सभी जानते हो आर्टिकल 92 के तहत, जम्मू कश्मीर के संविधान के आर्टिकल 92 के तहत राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल शासन कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए मैक्सिमम लगाया जा सकता है। तो वो लगा दिया गया कब? 20 जून 2018, ठीक है। अब कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, यानी कि जून से दिसंबर तक। तो 19 दिसंबर, यानी कि 6 महीने में अभी एक दिन बाकी है, 19 दिसंबर 2018 को राज्यपाल ने एक बार दोबारा से राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी और कहा कि मैंने दोबारा से यहाँ पर सब कुछ देख लिया है, सरकार नहीं बन पाएगी, इसलिए आर्टिकल 356 का यूज यहाँ पर कर दिया जाए, ठीक है। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया जाए। और अनुच्छेद 356 के एक क्लॉज में आपने पाया होगा कि जो वहां की विधानसभा है, आज से उसके अधिकार या उसके रूप में कौन कार्य करता है? तो संसद या उसके प्रदत्त द्वारा कोई भी व्यक्ति वहां पर कार्य कर सकता है, ठीक है। इससे राज्यपाल को अधिकार मिल गए कि वहां की विधानसभा के रूप में वो कार्य कर सके, सही है। तो 19 दिसंबर 2018 को यहाँ पर इस प्रकार से घटनाक्रम घटा। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कि 5 अगस्त वाले दिन क्या हुआ आखिरकार। 5 अगस्त वाले दिन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर एक नहीं बच्चों, बल्कि 4 चीजों को देखा जा सकता है। और वे 4 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो यहाँ पर पहला आदेश आएगा, एक यहाँ पर दूसरा आदेश आएगा, फिर एक तीसरा रेजोल्यूशन आएगा और एक बिल आएगा। तो 4 चीजें आई हमारे यहाँ पर। एक तो पहला रेजोल्यूशन, दूसरा रेजोल्यूशन और तीसरा, फिर उसके बाद एक बिल आएगा, ठीक है। इन तीनों रेजोल्यूशन को मैं समझने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, और बिल को समझने की कोशिश करेंगे। आप भी कर लीजिएगा, क्योंकि धारा 370 को मैं आपको समझा चुका हूं कि किस तरह से वो बनी थी, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, और उनको समझने की बारी है कि उसका कैलकुलेशन यानी कि अर्थात उसको हटाया किस प्रकार गया है। तो धारा 370 आर्टिकल 371D के तहत पहला आदेश निकाला गया। 371D के तहत पहला आदेश आया, संकल्प कह सकते हो आप इसको, ठीक है। इस संकल्प की मोटी मोटी बातें क्या थी? इस संकल्प में कहा गया, जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, कि 1954, याद कीजिए आप, राष्ट्रपति आदेश 1954 35A को जोड़ दिया गया था। 1954 में जो या फिर इसके जो भी संशोधन हुए हैं वो आज से समाप्त किए जाएंगे, निलंबित कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। आप इसकी कॉपी को पढ़ सकते हो, तो इसी प्रकार से उसमें लैंग्वेज लिखी गई होगी, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर संविधान जो इस समय का है वो वैसा का वैसा ही वहां पर लागू कर दिया जाएगा, सही। यहाँ पर ये कहा गया। अच्छा, इसमें कुछ और चीजों में भी परिवर्तित किया गया, जैसे कि एक बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 में ये कहा गया है कि जो संविधान सभा होगी वो अनुच्छेद 370 में पूर्णतः आंशिक रूप से परिवर्तित तब कर सकती है जब वहां की संविधान सभा किसको सिफारिश भेजे? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इस पे कार्य करे। तो इसमें पहले संकल्प में क्या काम किया गया? संविधान सभा को परिवर्तित कर दिया गया विधान सभा के रूप में।
मतलब संविधान सभा चेंज हो गई किसके रूप में? विधानसभा के रूप में। तो जिसने काम किया बेहद दिमागदार। अच्छा, अमित शाह तो खैर मंत्री हैं, तो गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन जिसने काम किया बेहद बेजोड़ आदमी होगा, उसने संविधान को घोट के पी रखा होगा, तभी ये काम कर पाया है। तो इसमें संकल्प में लाया गया कि जो आर्टिकल 370 है उसमें कहा गया है कि संविधान सभा अगर रिकमेंडेशन करेगी राष्ट्रपति को तो ही यहाँ पर इसको चेंज किया जा सकता है। इसमें संकल्प में उस संविधान सभा को चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया विधानसभा से। तथा आप सभी जानते हो इस समय पर जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 लागू है, स्टेट इमरजेंसी लागू है। अर्थात यहाँ पर अगर आप आर्टिकल 356 को देखोगे तो वो ये कहता है कि यहाँ पर विधानसभा का कार्य कौन करेगा? तो संसद या उसके द्वारा प्रदत्त कोई व्यक्ति करेगा, और राष्ट्रपति जब इसका संकल्प करेगा तो वो उसका नाम लिखकर भेजेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये सारी की सारी शक्तियां किसके पास आ गई? राज्यपाल के पास आ गई। तो देखिए जरा ध्यान सुनिए, पहला संकल्प दूसरे को रास्ता देता था, दूसरा संकल्प तीसरे को रास्ता देता था, और तीसरा संकल्प बिल को रास्ता देता था। ठीक है, और बिल से काम ही तमाम हो गया है। तो यहाँ पर संविधान सभा रिप्लेस कई विधानसभा से। विधानसभा इस समय है नहीं, क्योंकि आर्टिकल 356 का यूज हो चला है, इसलिए वो सारी शक्तियां किसमें निहित हो गई? राज्यपाल में निहित हो गई। इसका मतलब सीधा सीधा मोटा मोटा ये रहा कि यहाँ पर आज से जम्मू एंड कश्मीर में निर्णय विधानसभाओं के कौन कर सकेगा? तो राज्यपाल कर सकेगा। ठीक है, अब आगे आइए, अब दूसरा रेजोल्यूशन पढ़ते हैं, संकल्प पत्र पढ़ते हैं। दूसरे रेजोल्यूशन में क्या था? अच्छा, दूसरा और तीसरा एक साथ पास किए जाने थे, एक साथ ही वहां पर उनको सहमति दी जानी थी उन पर। देखिए दूसरा रेजोल्यूशन संकल्प पत्र, इसमें क्या था? दूसरे और तीसरे में साथ साथ आपको मैंने बताया अभी क्या पास किया जाना था। इसमें 370(3) के तहत कुछ बदलाव किए गए थे। अब वे 370(3) के तहत क्या बदलाव थे? इसमें कहा गया कि 370 के सभी हिस्से जो हैं वो समाप्त होंगे, परंतु एक हिस्सा बचा रहेगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जरा सुनिएगा आप लोग, मैं 1 और 2 को जोड़ रहा हूं। 1 में संकल्प पहले में कहा गया कि संविधान सभा रिप्लेस हो जाएगी विधानसभा से, और विधानसभा का कार्य राज्यपाल कर रहे हैं। इसलिए 370 में लिखा हुआ था कि अगर चेंज करना है तो रिकमेंडेशन से करना पड़ेगा। किसकी? संविधान सभा की। और संविधान सभा घूम फिर के कहां पे आ गई? अच्छा, मैथ पढ़ा ना, A बराबर B बराबर C, तो A बराबर C हो जाता है ना, अपने गणित में पढ़ा होगा इस सब। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम यही हुआ कि जो 1 संकल्प था उसने सारी शक्तियां निहित करवा दी राज्यपाल में, और राज्यपाल है बीजेपी का, या फिर मैं कहूँ केंद्र की सरकार से चलने वाला। तो राज्यपाल क्या काम करेगा? यहाँ पर ये रिकमेंडेशन देगा, और रिकमेंडेशन देने के बाद इस संकल्प 2 में, क्योंकि रिकमेंडेशन मिल चुकी है, उसमें यही तो कहा गया था कि संविधान सभा की रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए। अब संविधान सभा है नहीं, उसकी शक्तियां राज्यपाल में निहित कर दी गई है, इसका मतलब रिकमेंडेशन मिलेगी। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन जब मिलेगी तो इसमें कहा गया कि 370(3) के तहत यहाँ पर धारा आर्टिकल 370 के सभी विषय वस्तुओं को समाप्त कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, एक को छोड़कर। और वो एक क्या है? अच्छा, कुछ नहीं छोड़ा, सब समाप्त किया है। एक को छोड़कर समाप्त किया जाता है, और वो एक क्या है? वो एक है बच्चों कि आज से भारतीय संविधान वैसा का वैसा ही लागू होगा जैसा कि और प्रदेशों में होता है। इसमें यह कह दिया गया, अर्थात 370 गया, 370 आर्टिकल यहाँ पर सेकंड रेजोल्यूशन से ही समाप्त हो गया था। ठीक है, अब तीसरा रेजोल्यूशन भी बनता है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को जानते हो, मैंने आपको कहा था कि दूसरा और तीसरा एक साथ पारित होना था, एक साथ पास होना था, लेकिन मैं समझाऊंगा आप लोगों को तीसरा अलग से। इसमें कहा गया कि जो आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3 है भारतीय संविधान का,
वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होने के लिए इसमें विधानसभा की सहमति चाहिए। तो आप सभी जानते हो कि अगर आर्टिकल 3 की विधानसभा की सहमति चाहिए और विधानसभा इस समय पर चल नहीं रही है, तो विधानसभा की सारी शक्तियां संसद में निहित हो गई और संसद की सहमति चाहिए, तो आर्टिकल 3 संसद की सहमति तो मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 3 भी लागू कर दिया गया संसद की विशेष सहमति द्वारा। अब यहाँ पर इन तीनों के पास होने के बाद एक बिल लाया गया, जस्ट उसके आधे घंटे बाद एक बिल आ गया, लगभग 83 पेजों का एक बिल था। अच्छा, एक विशेष है यहाँ पे कानून, सुनिए जरा। भारतीय संविधान ये कहता है कि संसद पार्लियामेंट अपनी प्रक्रिया किस प्रकार से चलाएगा उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अर्थात न्यायालय भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो आधे घंटे में बिल लाया गया, तो विपक्ष का कहना था कि आप ये बिल इतनी जल्दी में क्यों ले आए, हमको पढ़ने का मौका नहीं देता, पहले नोटिस देना चाहिए था, वो ऐसे बिल नहीं आ सकता। तो ये आर्टिकल उसको बचा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें दलील दी जा सकती है, ठीक है। ये बिल को समझ लेते हैं हम, क्योंकि बिल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक या बिल, ठीक है, यहां पर ये आया। अब जम्मू एंड कश्मीर में अगर मैं देखूं तो मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में 111 सीटें हैं, उसमें लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर इस तरह से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर भी इसको ऐसे ही डिवाइड किया गया है, लद्दाख और J&K जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख को बच्चों यहाँ पर यूटी बना दिया है और इसको भी यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेकिन अगर लद्दाख को देखा जाए तो ये 239 आर्टिकल के तहत यूटी है, और अगर जम्मू एंड कश्मीर को देखा जाए तो ये 239A आर्टिकल के तहत यूटी है। दोनों में अंतर है, 239 आर्टिकल के तहत लद्दाख यूटी है और 239A आर्टिकल के तहत जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, ठीक है। इसको किसके साथ समायोजित किया गया तो जानते होंगे, पांडिचेरी। तो पांडिचेरी यूटी है वो भी आर्टिकल 239 के तहत है, और जो दिल्ली के ऊपर जो देखा जाए तो दिल्ली भी यूटी है, लेकिन वो 239AA के तहत है। पांडिचेरी के पास थोड़े ज्यादा अधिकार है दिल्ली से भी। अब आगे सुनिए, यहाँ पर 239A और 239 में क्या अंतर है, तो ये एक ऐसी यूटी होती है जिनको हम सिंपल यूटीज कह सकते हैं, अर्थात यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, यहाँ पर विधानसभाएं नहीं होती, परंतु J&K जम्मू एंड कश्मीर 39A के तहत बनी है, अर्थात एक ऐसी यूटी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद होगी, विधानसभा होगी, ठीक है। यहाँ का प्रमुख जो होगा वो LG होगा, दिल्ली की तरह। आप सभी जानते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली यहाँ पर आपको बड़ा फेमस है, कहा जाता है कि कोई काम नहीं करने दिया जाता, लेकिन वो एक अलग बहस का मुद्दा है। यहाँ पर लोकसभा के लिए देखा जाए तो इसमें एक सीट रखी गई है लोकसभा के लिए लद्दाख में, तथा बच्चों 5 सीट यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के लिए लोकसभा के लिए रखी गई है, ठीक है। तो इनको कितनी सीट मिली, 1 सीट मिली, और इनको 5 सीट मिली, किसके लिए, तो लोकसभा में, ताकि इनका प्रतिनिधित्व बरकरार रह सके, ठीक है। अब और क्या चेंजेस किए हैं यहाँ पर, ये भी देखने वाली बात है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपको बताया भी था 87 + 24 + 2 सीटें थी, 111। 87 किस प्रकार थी, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख 24 छोड़ी हुई है हमने सीटें। क्यों छोड़ी हुई है, तो क्योंकि POK की सीटें हमने छोड़ी हुई है इसमें, ताकि जब POK हमें मिले तो वहां पे इलेक्शन करवा के हम 24 इसको फुलफिल कर सके। 2 नॉमिनेटेड हैं ये, ठीक है, 2 महिलाएं नॉमिनेटेड होती है, वहां के राज्यपाल के द्वारा होती थी, अब LG करेगा उनको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी फेरबदल कर दिया गया है,
और इसमें किस प्रकार से फेरबदल किया गया है, तो अब 87 प्लस 24 प्लस 2 की जगह अब 90 प्लस 24 सीटें छोड़ रखी हैं पीओके के लिए प्लस 2 नॉमिनेटेड, यानी कि यहाँ पर इन सीटों को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 90 प्लस 24 प्लस 2 में परिवर्तित कर दिया गया है। सही। अब यहाँ पर 90 प्लस 24 प्लस 2 में जब परिवर्तित किया जाएगा तो सीटें बढ़ गई। अब जब सीटें बढ़ गई यहाँ पर, तो इन सीटों का बंटवारा चुनाव आयोग करेगा कि किस प्रकार यहाँ पर सीटें जाएंगी, किस प्रकार नहीं जाएंगी, ये सब कुछ कौन करेगा, तो चुनाव आयोग को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनिए जरा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्वेश्चन उठा कितनी सीटें बढ़ गई टोटल। ठीक है, 87 में अगर मैं डिवीजन करूं तो 87 में कुछ जम्मू की थी, कुछ कश्मीर की थी और कुछ लद्दाख की थी। जम्मू की कितनी थी, कश्मीर की कितनी थी और लद्दाख की आप सभी जानते हो 4 थी। ठीक है, इन दोनों में तो डिसाइड होगा किसकी कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी। इसकी 36 37 थी और इसकी वेकेंट जो बची है वो सारी थी। 4 सीटें अब लद्दाख की चली गई क्योंकि लद्दाख बन गया है यूटी। अब लद्दाख यूटी बन गया, वो भी नॉन लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया, तो 4 सीटें तो अब यहाँ पर होंगी नहीं, तो इसका मतलब 4 तो वे बढ़ गई। ठीक है, और 87 थी, 90 हमने कर दी तो 3 ये बढ़ गई, तो 4 प्लस 3 यानी कि टोटल सीट कितनी बढ़ गई, तो 7 सीट टोटल इंक्रीज हो गई है। और इन 7 सीटों का बंटवारा जम्मू में करना है, कश्मीर में करना है, वो चुनाव आयोग का दायित्व होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चुनाव आयोग इसमें बताएगा कि किस इसमें एक करना है। आगे देखिए आप लोग, एक दूसरा देखिए इस बिल के तहत और कौन सा परिवर्तित किया गया। आप लोग सभी जानते हो कि टोटल मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं, तो टोटल मंत्री बनाए जा सकते हैं लोअर हाउस के 15%। ठीक है, लेकिन इस बिल के तहत यहाँ पर जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में लोअर हाउस जो मतलब हाउस जो उनका है उसका 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं, अर्थात 70 सीटें हैं अगर वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो 70 में से 7 मंत्री बन सकते हैं। तो लोअर हाउस के 15% वैसे और प्रदेशों में बनाए जा सकते हैं, लेकिन अमित शाह ने इसको भी छीन लिया इनसे, और अमित शाह ने कहा कि आपको केवल 10% मंत्री बनाने का अधिकार होगा विद मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री भी उन 10% मंत्रियों में ही गिना जाएगा। ठीक है, ये सब काम किया गया किसके सहायता से, तो ये सब काम किया गया इन रेजोल्यूशंस के और बिल की सहायता से। मैंने आपको समझाया तीनों पॉइंट जिस पर मैंने चर्चा की थी उसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को। ये था हमारा आर्टिकल 370। होप सो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इसी प्रकार से केस स्टडी को देखते रहिएगा। ये हमारा एक नया कार्यक्रम है बच्चों। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ में ये हमारा नया कार्यक्रम है। होप सो अगर आपका बढ़िया से इसमें रिस्पॉन्स रहा तो हम आगे भी इसकी कंटिन्यू रखेंगे। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। धारा 370 आर्टिकल 370 35 आपको समझ में आया होगा। इसका एब्रोगेशन यानी कि हटाना भी इसको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।